दूसरे लेसन में आगे बढ़ते हैं। लेसन 2 चल रहा था हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें हम अब पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं, मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं उसको अलग अलग कैसे करेंगे। मिश्रण में से पदार्थों का पृथक्करण, जो पदार्थ होंगे उन्हें अलग अलग हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमने कई बार देखा है कि घरों के अंदर हमारे जो दादी होती है, माता होती है, ये जैसे गेहूं होते हैं, अनाज होता है, उसको भी छानती है, या तो उसमें से कंकर पत्थर को चून के निकालती है, या उसको छाना जाता है डोलने से या अदर प्रक्रियाओं के माध्यम से। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं, जो पदार्थ होते हैं मिश्रण में, उनको अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का भी यूज लिया जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ विधियाँ पढ़ेंगे जिनसे विभिन्न प्रकार के मिश्रण को हम अलग अलग करके देखेंगे। और इन विधियों के लिए कई बार हमें कुछ यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, जिनके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीले अथवा काले रंग की स्याही से डाई को पृथक करना। नीले अथवा काले रंग की स्याही से किसको पृथक करेंगे, डाई को पृथक करेंगे। या डाई जो होती है, ये जो बालों में लगाते हैं उस डाई की बात होती है। डाई जो है वो काले रंग की स्याही में या नीले रंग की स्याही में मिली हुई है, तो उसको कैसे हम पृथक करेंगे। तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं, इस बीकर में पानी लेते हैं और इस बीकर के ऊपर वाच ग्लास रख देते हैं। ये पानी है, पानी से भरा बीकर। अब इसमें क्या करते हैं, एक वाच ग्लास लेते हैं। वाच ग्लास कांच की कटोरी होती है, वाच ग्लास लेते हैं। इस वाच ग्लास में क्या रखते हैं, ये जो मिश्रण है, काले रंग की स्याही और डाई, इस मिश्रण को हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे ही क्या होता है, इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसमें से वाष्प निकलती है, और वाष्प जो होती है ये बाहर निकलती है। क्योंकि हम इसको सीधा गर्म नहीं करते हैं, सीधा गर्म नहीं, प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, पानी के माध्यम से इसको गर्म करते हैं। पानी के ऊपर वाच ग्लास रख के और फिर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये क्या है, मिश्रण है। तो क्या होगा, इस मिश्रण में से वाष्प निकलेगी और वाष्प के रूप में जो डाई होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और सिर्फ वाच ग्लास में क्या रह जाएगी, स्याही रह जाएगी। तो इस प्रकार वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा हम दो मिश्रणों को एक मिश्रण में उपस्थित दो पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि काले रंग की जो स्याही है वो इस पात्र में रह जाएगी, वाच ग्लास में रह जाएगी, डाई जो होगी वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगी। तो ये हमने पहली विधि की बात की जिसका नाम था वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा मिश्रण के दो पदार्थों को अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी विधि की या दूसरे पदार्थ के मिश्रण की जिनको हमें अलग करना है। तो दूसरा है कि दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से क्रीम को पृथक करना, ये तो हमारे घरों में लगभग होता है। हमारी दादी जी या माता जी जो होती हैं, वो दूध जो होती है उससे लस्सी छाछ बनाई जाती है, और छाछ को जब उसमें मथने की क्रिया होती है, उसको मथा जाता है। अपकेंद्रीकरण बोलते हैं मथने को, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का मतलब मथना, मथना मतलब होता है उसको बार बार में घुमाना। आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जब लस्सी से जब घी निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, तो उसको मथा जाता है, और मथने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। और अपकेंद्रण से क्या होता है, दूध से क्रीम जो होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है।
ये मान लीजिए कि हम एक परखनली लेते हैं, इस परखनली के अंदर हमें दूध युक्त क्रीम युक्त दूध लेते हैं और इस दूध के अंदर एक अपकेंद्रीकरण करने वाले अपकेंद्रीकरण यंत्र को डालते हैं और इस दूध को क्या करते हैं, घुमाते हैं। जैसे ये दूध घूमता है तो इसमें क्रीम जो होती है वो ऊपर रह जाती है, बाकी क्या हो जाते हैं, कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि जो हल्के कण होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और जो भारी कण होते हैं ये नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार अपकेंद्रीकरण से दूध से क्रीम को निकाला जा सकता है। इसी का उपयोग हमें अपकेंद्रीकरण का वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। जो हमारे कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उसमें भी जो मशीन में एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ है जो मशीन होती है वो घूमती है, जिससे कपड़ों की सफाई होती है। तो वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रीकरण होता है। तो इसी प्रकार साबुन के जो झाग होते हैं वो मशीन में ऊपर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हमने बात की दूध से क्रीम को पृथक करना। अब हम बात करते हैं तीसरे विधि की। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहा था हमने, तीसरे विधि की बात करते हैं। तीसरा है कि दो अघुलनशील यानी कि आपस में घुलते नहीं है, दो अघुलनशील द्रवों को, द्रव है, दो अघुलनशील द्रव को पृथक कर रहे हैं मिश्रण में से। दो अघुलनशील द्रवों को, दो अघुलनशील यानी एक दूसरे में मिले हुए नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, हमने ले लिया मिट्टी का तेल और इसमें मिला दिया जल। मिट्टी का जो तेल है, केरोसिन तेल है, वो जल के अंदर मिला हुआ है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, हम एक पृथक्करण कीप का यूज लेते हैं। इसे बोलते हैं पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप में क्या होता है कि इसके अंदर इस मिश्रण को, मिट्टी का तेल और जल जो है, इसको इसमें डाल देते हैं। जैसे ही इसमें डालते हैं तो डालने के बाद में इसको कुछ समय तक शांत रहने देते हैं, इसको रख देते हैं एक जगह पर। जैसे ही आप इसको रख दोगे तो इसके अंदर पानी और तेल की अलग अलग परतें बन जाएगी। ये पानी की परत बन गई और ये किसकी बन गई, तेल की बन गई। तेल ऊपर रहेगा पानी के अंदर, ध्यान है आपको, पानी के अंदर तेल ऊपर ही होता है, तैरता रहता है परत के ऊपर। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक स्टॉप कोर्क लगाते हैं। स्टॉप कोर्क का मतलब होता है जो इसको रोके रखता है, स्टॉप कोर्क। इसको बंद कर रखा है नीचे से, कीप को, कीप है ये, कीप को बंद कर रखा है। तो हम क्या करते हैं कि इस कीप को शांत रखने के बाद में जैसे ही परतें बन जाती है, इस कीप को नीचे से खोलते हैं। स्टोर कोर्क को जैसे ही हटाते हैं पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरते हुए जैसे ही नीचे आएगा और जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा और जैसे ही तेल जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इस कीप को बंद कर देंगे, जिससे कीप में तेल रह जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, अलग नीचे पात्र में जमा हो जाएगा। तो ये हमने किसकी बात की, पृथक्करण विधि द्वारा दो मिश्रणों को जो अघुलनशील थे, एक दूसरे में घुलनशील नहीं थे, घुले हुए नहीं थे, उनको हमने क्या किया, अलग किया। पृथक्करण क्रिया द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, नेक्स्ट मिश्रण के पदार्थों को अलग करते हैं। तो इस रूप में नेक्स्ट हम करते हैं कि नमक और कपूर का मिश्रण है, नमक व कपूर। इस नमक व कपूर के मिश्रण में से इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, नमक को अलग कैसे करेंगे और कपूर को अलग कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी है। कपूर जो होता है, आपको पता है, कपूर जो होता है ये गर्म करने पर, इसको अगर गर्म किया जाएगा, ये गर्म करने का चिन्ह होता है, गर्म किया जाएगा तो ये सीधा गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में, क्योंकि ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ठोस जो होता है इसको गर्म करने पर सीधे क्या बन जाए, वह ताप जिस पे ठोस सीधे गैस में बदल जाए, द्रव में ना बदले,
ठोस सीधे द्रव को छोड़ के गैस में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा जो कपूर होता है सीधे में किस में मिल जाता है? गैस में। यानी कि मान लीजिए ये पदार्थ को हम पात्र में लेते हैं, इसमें नमक और कपूर दोनों का मिश्रण है, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा कपूर तो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और पदार्थ के अंदर क्या बच जाएगा? केवल नमक बच जाएगा। तो इस प्रकार ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा हम एक जो ऊर्ध्वपातित वस्तु है, एक जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, यानी ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऐसे दो मिश्रण होने मतलब ऐसे दो पदार्थ होने चाहिए मिश्रण में जिसका एक का ऊर्ध्वपातन हो जाए, एक का नहीं हो। उन दो पदार्थों के मिश्रण को हम इस प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बात करते हैं विधि की। तो उसका नाम है कि हम डाई से विभिन्न रंगों को पृथक कैसे करेंगे। डाई है, डाई जो होती है विभिन्न प्रकार के रंगों की बनी होती है। तो डाई से विभिन्न रंगों को पृथक करना, विभिन्न रंगों को पृथक कैसे करेंगे? देखिएगा, हम क्या लेते हैं? एक छानक पत्थर लेते हैं, छानक पत्थर जिससे छाना जाता है कोई पदार्थ। छानक पत्थर जो होता है, इस छानक पत्थर के नीचे 3 सेंटीमीटर नीचे ऊपर की ओर नीचे से एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से। ये लाइन खींच दी मैंने पेंसिल से, और इसके बीच में डाई की एक जो बूंद है उसको यहाँ पे रख देते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसको। ये एक हमने छानक पत्थर लिया, इस छानक पत्थर में बीच में 3 सेंटीमीटर के ऊपर नीचे से हमने एक लाइन खींच दी पेंसिल से। इसके ऊपर बीच में हमने क्या लगा दिया? वो डाई की एक बूंदे रख दी। अब इसे हम कुछ देर के लिए सूखने देते हैं। इसको क्या करने देते हैं? सूखने देते हैं। जैसे ही ये सूख जाता है तो इसको हम पानी से भरे एक पात्र में रख देते हैं, और पानी जो होता है वो इसके स्याही जो ये डाई की बूंद है, इस डाई की बूंद से क्या रहेगा? नीचे रहेगा। और अब क्या होगा कि जैसे ही हम धीरे धीरे इस पानी के स्तर को बढ़ाएंगे, इसमें पानी डालते जाएंगे, तो पानी का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये जो स्याही है, ये जो डाई है, इसमें से जो कलर होंगे वो बाहर निकलेंगे। यानी कि पानी जो है वो डाई के हल्के कणों को, रंग के हल्के कणों को अपने साथ ऊपर ले जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के कलर की परतें यहाँ पे बन जाएगी। जो हल्का कण होगा वो पहले ऊपर की ओर जाएगा, उसके बाद में भारी कण इस प्रकार से यहाँ पे जो रंग है उसकी परत बन जाएगी। यानी कि डाई के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? छानक पत्र की सहायता से डाई के विभिन्न रंगों को अलग अलग पहचान सकते हैं। ये हमने किसकी बात की? 5वें टॉपिक की 5वीं विधि की। इसके बाद में अगली विधि पढ़ते हैं। इजी है, ये भी घर पे करके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6 नंबर कि 2 घुलनशील द्रव है। 2 क्या है? घुलनशील द्रव। इनको पृथक करना है। 2 पदार्थ आपस में घुले हुए हैं, एक तो है एसीटोन और एक है जल। एक तो एसीटोन है, एक जल है। इनको क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग कैसे होंगे देखिएगा। इसके लिए हम एक आसवन फ्लास्क काम में लेते हैं। इस विधि को हम आसवन विधि भी कहते हैं। आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा हम 2 घुलनशील द्रवों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। होता क्या है? इसमें एक फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में मिश्रण होता है, यानी कि एसीटोन प्लस जल। एसीटोन जो होता है उसका गलनांक अलग होता है, इसी प्रकार जल जो होता है उसका गलनांक अलग होता है। गलनांक का मतलब होता है ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है? क्वथनांक की बात कर रहा हूं मैं। क्वथनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक का मतलब होता है
द्रव से गैस में बदलने की क्रिया। जो द्रव होता है यानी जल जो होता है इसका क्वथनांक अलग होता है। हालांकि जल जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलने लगता है, गैस में बदलने लगता है, तो वाष्प के रूप में बदलने लगता है। तो इसका क्वथनांक अलग होता है, एसीटोन का क्वथनांक अलग होता है। तो क्या होता है, जो कम क्वथनांक, जो अधिक क्वथनांक वाली, जो कम क्वथनांक वाली वस्तु होती है, पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए एसीटोन है, इसका क्वथनांक कम है और जल का क्वथनांक क्या है, अधिक है। तो इसको जैसे ही हम ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ताप बढ़ेगा। पहले मान लीजिए इसको गर्म करेंगे तो थोड़ी आंच में गर्म करेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे गर्म जो ताप है वो बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाने से क्या होगा, एसीटोन अपने क्वथनांक पर क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, जल। समझ में आ गया होगा। दो पदार्थ जो होते हैं जो आपस में घुले हुए हैं, उनके क्वथनांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक का क्वथनांक कम होगा, एक का क्वथनांक ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा होगा वो तो पात्र में रह जाएगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, गैस के रूप में पहले ही वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक ऐसे नली जुड़ी होती है, ये जो नली होती है इसमें संघनक लगा होता है, इसे हम संघनक बोलते हैं। और ये संघनक जो होता है इसके, ये एक पात्र में खुलता है। संघनक क्या होता है, इसमें ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी होने से क्या होता है, यहाँ पे जो गैस आती है वो ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, एसीटोन बाहर निकलेगी, एसीटोन वाष्प के रूप में निकलेगी, क्वथनांक पे वो गर्म हो जाएगी, वाष्प में बदल जाएगी। वाष्प के रूप में वो जैसे ही यहाँ पे संघनक से गुजरेगी तो ये वापस ठंड के कारण, ठंडे पानी के कारण द्रव में बदल जाएगी, और द्रव में बदलने के कारण ये किस में जमा हो जाएगी, इस पात्र के अंदर जमा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, जले रह जाएगा। इस प्रकार के फ्लास्क को हम क्या कहते हैं, आसवन फ्लास्क, और इस विधि को हम क्या कहते हैं, आसवने विधि। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो घुलनशील द्रवों को अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, दोनों घुलनशील जो द्रव हैं उनके क्वथनांक में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। एक का क्वथनांक कम होना चाहिए, एक का क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए। ये हमने बात की किसकी, आसवन विधि की। इंपॉर्टेंट है आसवन विधि, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम प्रभाजी आसवन की ओर। प्रभाजी आसवन विधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं वायु से गैसों का पृथक्करण। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य भी गैसें, हाइड्रोजन है, अन्य भी गैसें वायु में होती हैं। इन गैसों को अलग अलग कैसे करें। मान लीजिए अपने को ऑक्सीजन गैस निकालनी है, ऑक्सीजन गैस, बाकी गैसें अलग करनी है वायु से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायु को दबाव देंगे, और वायु को दबाव देकर हम द्रव में चेंज, वायु को दबाव देंगे। दबाव देने के बाद में क्या होगा, इसे कम तापमान पर, अधिक तापमान पर गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में क्या होगा, इसे वापस क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। कम तापमान पर, कम ताप पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने से किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। इस द्रव को हम क्या करेंगे, जो फ्लास्क है, आसवन, प्रभाजी आसवन फ्लास्क है। प्रभाजी आसवन और आसवन फ्लास्क में इतना ही अंतर होता है कि जो आसवन फ्लास्क होता है ये सिंपल सा अभी मैंने बनाया। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, आसवन तो हमने ऐसे बनाया था सीधे, और यहाँ पे क्या बना दिया था हमने, संघनक बना दिया था। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, संघनक और फ्लास्क के बीच में एक और प्रभाजी फ्लास्क होता है। देखिएगा इस प्रकार से, इसको बोलते हैं प्रभाजी फ्लास्क। और फिर ये आता है संघनक, और फिर यहाँ पे आता है पात्र। ये प्रभाजी फ्लास्क बीच में आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रभाजी आसवन।
ये जो प्रभाजी फ्लास्क होता है इसमें कांच के टुकड़े होते हैं, ठीक है, कांच के गुटकों से भरे होता है ये। देखिएगा प्रभाजी आसवन में क्या होता है, इसमें वायु जो होती है द्रवित अवस्था में, उस द्रवित अवस्था में वायु को रखते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में ऊपर भाप निकलेगी, वाष्प जो है वो बाहर निकलेगी वायु की। जैसे ही वाष्प बाहर निकलेगी तो इस प्रभाजी आसवन जो प्रभाजी फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर जो वायु में उपस्थित गैसें हैं वो परतों के रूप में इसे जमा हो जाती है, परतों के रूप में जमा हो जाएगी। अलग अलग गैस जो है वो परतों के रूप में उपस्थित हो जाती है और अपने क्वथनांक के हिसाब से ये जो है गैसें उपस्थित हो जाती है, ऐसे परतों के रूप में जमा हो जाती है। और जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले, उसके बाद में अधिक, इस प्रकार से यहाँ पे कम क्वथनांक वाली, फिर अधिक वाली, फिर अधिक वाली, ऐसे करके यहाँ पे परत के रूप में गैसें जमा हो जाती है, जिन्हें हमने क्या कर लिया, वायु से इन गैसों को पृथक कर लिया। ये हमने पढ़ा प्रभाजी आसवन के बारे में। प्रभाजी आसवन जो विधि है ये आसवन विधि से थोड़ी सी अलग है। आसवन विधि में प्रभाजी फ्लास्क नहीं पाया जाता, प्रभाजी आसवन में प्रभाजी आसवन फ्लास्क पाया जाता है, जिसके अंदर कांच के टुकड़े जो होते हैं, गुटके जो होते हैं वो भरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इस विधि का बात करते हैं। लास्ट विधि